हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी का छठा टॉपिक। 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, पांचों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और ये आपका छठा टॉपिक है एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी का। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है तीन वर्ग। तीन वर्ग मतलब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और यूरोप की जो सोसाइटी को 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तीन वर्ग है, चाहे आपका पादरी वर्ग है या आपका कृषक वर्ग है या आपका सामंतवाद या अभिजात वर्ग है। ठीक है, उन तीनों पार्टों को पढ़ते हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे इजी जो तरीका है वो क्या है। एनसीईआरटी कभी भी आपको पता है हर एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में सीधा सिर्फ आपको पूछ लिया जाएगा सामंतवाद क्या होता है या फ्यूडलिज्म क्या होता है। ठीक है, ऐसे सीधा मेनर क्या होता है, लार्ड क्या होता है, टाइथ या टीथ टैक्स क्या होता है, वो सीधे वर्ड पूछ लिए। किसी किसी एग्जाम में आपको पूरी स्टेटमेंट पूछी जाती है, चाहे सीटेट है, आपको पता है सीटेट में पूरी स्टेटमेंट पूछी जाती है। एसटेट हुआ, उसमें क्या होता है आपको कुछ मेन पॉइंट ही पूछ लिए गए हैं। डी ट्रिपल एस बी है, उसमें आपको पूरी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। तो आपको टॉपिक को कैसे याद करना है, एक शॉर्ट कहानी बनाकर आपके माइंड में वो पूरा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, कि टॉपिक नंबर 6 11th की एनसीईआरटी का तीन वर्ग है। और तीन वर्ग मतलब सोसाइटी के 3 पार्ट और 3 पार्ट हमारे माइंड में होने चाहिए। उनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए हम एग्जाम में कर सकते हैं। ये है एनसीईआरटी, बहुत जो हमें अपने माइंड में बैठानी होती है। जो इसकी लैंग्वेज होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, एक दो बार पढ़ने से हमें समझ नहीं आती, बट हम अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ आ जाती है और हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीन वर्ग। इस अध्याय में क्या है कि जो ये वाला टॉपिक है अध्याय, तो इसमें 9वीं से 16वीं सदी के मध्य जो पश्चिमी यूरोप में होने वाले जो भी चेंज आए थे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं है कि मैं एक लाइन इस पे बढ़ाऊंगी आपको और एक समझाऊंगी, मेरे को याद है, ये मैं आपको जस्ट समझाऊंगी। ठीक है, कि जो ये आपकी 9वीं से 16वीं शताब्दी है उसके बीच का जो भी टाइमिंग है, ठीक है, उन सब के बीच में क्या क्या चेंज आए समाज में, चाहे सोशल है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटिक्स है, इन सब में पूरा जो चेंज आया उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक रोमन साम्राज्य था। अक्सर आप पढ़ते हो रोम सभ्यता, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में एक रोमन का पूर्व बहुत सारे एरियो पर अधिकार होना। ठीक है, एक साम्राज्य का, एक राजनीति का बहुत सारे एरियो पर, बहुत सारे देशों पर अधिकार होना और एक साम्राज्य, एक धर्म चलाना, तो उसको रोमन साम्राज्य कहते हैं। जो रोमन साम्राज्य, इसका पतन हो गया था और पतन होने के बाद धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे देश फ्री हो जाते हैं और दूसरे देशों के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है। जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी राजनीतिक बल का अभाव होता है, मतलब राजनीतिक बल का अभाव मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलाई जाए, कोई एक राजा नहीं है, कोई एक साम्राज्य को स्थापित करने वाला नहीं है, अगर उसका अभाव है तो आपस में युद्ध होते ही रहेंगे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि युद्ध तो होंगे ही। अगर क्या होता है, कोई भी उस चीज को संभालने वाला नहीं, चाहे आपको घर लगा के चलो, घर में अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो हर वक्त एक दूसरे की लड़ाई रहेगी, चाहे गांव लगा लीजिए, चाहे राज्य लगा लिए। ऐसे ही ये जो रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो गया, दूसरे देशों के द्वारा उन पर अधिकार, अलग अलग जातियों ने अलग अलग उस पर अधिकार कर लिया। अलग जर्मन जाति अलग है, अलग अलग जातियां हैं जो अलग देशों पर अधिकार कर लेती हैं। तो वो सब चीजें होती हैं। राजनीतिक बल के अभाव में युद्ध होते रहते थे और अपनी भूमि की, अपने अपने एरिया पर जिस पर अधिकार कर लिया था उसकी रक्षा के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीजें आपको, संसाधन वगैरह चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसके लिए आपको चाहिएगा ही। तो वो सारी चीजों के लिए क्या होता था कि उनकी आवश्यकता हो गई थी। इस प्रकार सामाजिक ढांचे को केंद्र भूमि नियंत्रण करना था। इसकी विशेषता जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम परंपराओं से ली गई थी। ये कह रहा है कि जो भी चीजें करनी थी, उस अपनी जमीन की, अपनी जायदाद की रक्षा करना, अपने देश को चलाना है, तो वो रीति रिवाज सारे दूसरे देशों से लिए गए हैं, जर्मन मूल से, रोम से, सबसे लेके, और अपनी जो उस एरिया की रक्षा की गई, उसमें रूल रेगुलेशन बनाया गया, व्यापार किया गया। तो वो सारी चीजें एक जोड़ सब अपने अपने एरिया की रक्षा करने लगे। बस कुल मिला के ये कहना चाह रहा है इसमें कि जब कोई राजनीतिक संगठन ही नहीं रहा तो सबके अपने अलग अलग एरिया हो गए, उनकी रक्षा के लिए, दूसरों से उनकी मतलब बचाने के लिए अपनी अपनी एक राजनीति बनाने लगे, अपने अपने संसाधन रखने लगे, अपने अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति बनानी शुरू कर दी गई थी। ठीक है, जब रोमन साम्राज्य का एक राजकीय धर्म था, आपको भी पता है, जब हम ईसा मसीह पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य पढ़ते हैं, तो उसमें ईसा मसीह भी आते हैं। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद एक उसका शिष्य था पीटर। पीटर ने क्या किया था, चर्च की स्थापना की थी। पीटर ने चर्च की स्थापना इसलिए की थी, अगर ईसा मसीह तो नहीं रहे, उसकी जो है उसको याद कैसे किया जाए, उसकी पूजा कैसे जाए, उसकी जो रूल रेगुलेशन है उनको कैसे माना जाए। तो पीटर ने चर्च की स्थापना की थी रोम में, और रोम में चर्च की स्थापना होने के बाद वो मेन उसी को पूजा जाने लगा था।
मेन मकसद क्या था कि जो भी कुरीतियां है, जो आडंबर है, उन सब चीजों को दूर करना और चर्च को पूजना, चर्च में जो ईसा मसीह की प्रार्थना करना, पूजा करना, उसको याद करना, वो सारी चीजों के लिए चर्च बनाया गया था। बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे उस चर्च के अंदर बुराई आने लगी थी। जिस चीज के लिए वो बनाते हैं, हम कहते हैं कि ईसा मसीह सिखाते थे कि कुछ भी नहीं है, ये पूजा पाठ या फिर आडंबर विश्वास, इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। और सब भगवान ने सबको बराबर दिया है, जाति पाति कुछ नहीं होती थी। पर जिस चीज के लिए वो चर्च बनाया था कि लोगों को ये समझाए, उसी के अंदर बुराई आनी शुरू हो गई थी। वहीं पे जो पादरी पोप वो होते थे, वो ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगे थे। तो क्या होता है कि जो मुख्य धारक, ये जो पोप थे, चर्च थे, इसमें भी एक भूमि धारक हो गए थे। उनके पास भी ज्यादा प्रॉपर्टी होने लगी थी और राजनीतिक शक्ति में उनका बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो गया था, चर्च वालों का, पोप का, पादरी का। हालांकि उसमें लिखा गया है, ईसाई धर्म में क्या लिखा गया है कि एक ऊंट का, क्या लिखा हुआ है, एक ऊंट का सुई से निकल जाना संभव है। अगर एक ऊंट सुई से निकल जाता है, ये संभव है। बट अगर कोई धनवान व्यक्ति है या धनी व्यक्ति है, वो स्वर्ग को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बट ऐसा अगर बाइबल में लिखा हुआ है, फिर भी चर्च वाले जो पादरी है, वो इतनी जमीन जायदाद, ऐसो आराम की जिंदगी कैसे जीते थे? तो वो सब चीजें फैलने लगी थी। उसके बाद 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र है, वो 3 वर्ग क्या रहेंगे आपके? ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक, ये तीनों वर्ग इसमें आने लगे थे और इन तीनों वर्गों को ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सब यही बता रहे हैं कि इतिहासकार है जो इन सब चीजों पर ध्यान देता है, इनकी रिसर्च करता है। तो इस पैराग्राफ में यही है। सामंतवाद का सर्वप्रथम अर्थ पर काम करने वाले विद्वानों में से फ्रांस के मार्क ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी हम पढ़ेंगे 3 वर्ग, जिसमें एक सामंतवाद भी आएगा, या अभिजात वर्ग भी बोल सकते हैं, सामंतवाद। 3 वर्ग आएगा, पादरी, सामंतवाद या अभिजात वर्ग, और तीसरा वर्ग आएगा कृषक या मजदूर, ठीक है। तो उनमें से एक सामंतवाद पर जो चर्चा करता है, सामंतवाद पर जो जिक्र करता है, खोज करता है, वो कौन है? विद्वान है एक फ्रांस का, जिसका नाम है मार्क ब्लॉक, ठीक है। मार्क ब्लॉक 1886 से 1944 फ्रांस के विद्वानों में से उन वर्ग में से था जिनका तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, मतलब ये कह रहा है, इस पे ना देखिए, समझिए। ये जो मार्क ब्लॉक है, ये कहता है कि जो इतिहास है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय खोजे और राजनीतिक के बारे में भी बात करे, उससे आगे भी इतिहास है। मतलब मार्क ब्लॉक का कहना है कि ज्यादातर लोग कैसा इतिहास लिखते हैं, या तो राजनीति के बारे में या अंतरराष्ट्रीय के बारे में, पर उससे आगे भी इतिहास है। तो उस इतिहास के बारे में चर्चा करता है मार्क ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट है, इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया जिसने लोगों को, मतलब वही चीजें हैं। ब्लॉक ने क्या, कौन कौन से टाइम का इतिहास देखा है, कौन से भूमि धारक, ये सामंतवाद जो भूमि होती थी जिनके पास, इन लोगों को ऑब्जर्व किया, इनकी बातें अपने इतिहास में इसने लिखी है। तो स्टार्ट होता है सामंतवाद का परिचय। तो स्टार्टिंग जो टॉपिक की रहेगी, मेन वर्ड आता है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, ठीक है। फ्यूडलिज्म शब्द का जो प्रयोग है वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि के, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करता है। मतलब क्या कह रहा है, ये जो सामंतवाद है, सामंतवाद क्या होता है, इसके लिए लार्ड वर्ड भी यूज होगा, लार्ड, ठीक है। अभिजात वर्ग भी यूज होगा, अभिजात, इसी को बोलेंगे जिनके पास जमीन होती है, ठीक है। उसके बाद मेनर भी इन्हीं को कहा गया। तो ये सारे के सारे वर्ड एक तरह से सामंतवाद के लिए लिए गए हैं। सामंतवाद क्या होता है, जिसके पास एक जमीन, काफी जमीन होती है, ठीक है, उस पर वो क्या करता है, भी ये मेरा ही है, उस पर रहने वाले लोग उसके होते हैं, उनके जो जमीन जायदाद है उस पर जो कृषि करने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, वो सारी चीजें इसके हाथ में होती है। तो ये सबसे पहले फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करते हुए इस प्रयोग, मतलब इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, यह जर्मन शब्द है, ये मैपिंग दिखा रखी है भाई। जब आपके रोमन का पतन हो जाता है, उसके बाद कौन कौन से राज्य, कौन कौन से अलग अलग राज्य बनते हैं, किस किस का अधिकार होता है, कहाँ जर्मन है, कहाँ ऑस्ट्रिया है, कहाँ गोल है, गोल के बाद ये फ्रांस बन जाता है। तो ये सारी चीज इसमें दिखाई गई है। देखिए, फ्यूड से बना जो सामंतवाद है, वो फ्यूडलिज्म या जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्यूड किसका, मतलब फ्यूड का क्या अर्थ है, या फ्यूड किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो फ्यूड आपकी कॉपी लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए सामंतवाद, और फिर सामंतवाद के बारे में लिखिए, सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म, ठीक है। उसके बाद लिखिए सामंतवाद आया कहाँ से है। सामंतवाद एक जर्मन शब्द से आया है जिसका अर्थ फ्यूड, ठीक है।
फ्यूड, तो फ्यूड कहीं भी आपको लिखा मिले तो आपको तुरंत से याद आ जाना कि सामंतवाद के बारे में कहा गया। जर्मन शब्द फ्यूड से सामंतवाद शब्द निकला है। उसके बाद जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा, मतलब एक भूमि का टुकड़ा होता है फ्यूड, ठीक है, मतलब भूमि है। सामंतवाद, सभी सामंत वालों के पास, लोगों के पास भूमि होती है, तो फ्यूड का मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा। ये एक जमीन है, ठीक है, भूमि है, इसको बोला गया है फ्यूड। इसको क्या बोला गया है? फ्यूड बोला गया है, ठीक है। इस फ्यूड से ही निकला है सामंतवाद। क्यों निकला है सामंत भी इससे? क्योंकि इस फ्यूड पर, इस जमीन पर ही अधिकार होता है सामंतों का, तो इसी से निकला है सामंतवाद, ठीक है। उसके बाद, और यह एक ऐसा समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस के बाद इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। कह रहे हैं सबसे पहले मध्य फ्रांस में, और उसके बाद इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी ये परंपराएं फैल गई, सामंतवाद। अब आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता है सामंत कितना, मतलब सामंतवाद आप कितना पढ़ते हो कि उसके काल में सामंत व्यवस्था काफी फैल गई थी, सामंतों का काफी उदय हुआ था, वो सारी चीजें हैं, तो वो ही सामंतवाद है। मतलब बड़े बड़े जमींदार लोग जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि होती है। बट लिया कहाँ से गया है ये वर्ड? ये जर्मनी के एक वर्ड फ्यूड से लिया गया है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। उसके बाद इसमें और क्या कहा गया है कि सामंत होते जिनको लार्ड कहा गया। आगे हम इसको लार्ड ही पढ़ेंगे, सामंत नहीं लिखा मिलेगा। लार्ड क्या होते थे? सामंत होते थे। सामंत और कृषक, इन दोनों का आपस में गहन संबंध होता था, और लार्ड का और राजा का आपस में गहन संबंध होता था। देखिए यहाँ पे कोई राजा है, ठीक है, वो अपनी सारी जमीन किस में बांट देता है? लार्ड में या अभिजात वर्गों में बटी होती है। इतना एरिया एक लार्ड का है, दूसरा लार्ड मतलब सामंत होगा, तीसरा लार्ड कहेंगे ना, सामंत मतलब बड़े बड़े जमींदारों को लार्ड कहा गया, ये वर्ड याद रखना। ऐसे ये जमीन है, तो ये राजा इन सब लार्डों को जमीन दे देता है, सामंत को जमीन दे देता है। बट ये अब इस एरिया पर खाली एक अकेला लार्ड थोड़ी रहेगा, इस जमीन पर बहुत सारे कृषक भी रहेंगे, बहुत सारे मजदूर रहेंगे। तो ये लार्ड है, जो एक लार्ड इस पूरे एरिया पर क्या करेगा? उन किसानों से खेती करवाएगा, टैक्स लेगा, उनका ख्याल रखेगा, और वो जो कृषक होंगे वो उसकी पूरी सेवा करेंगे लार्ड की, मतलब उसके लिए वफादार रहेंगे हमेशा। और जो सारे लार्ड है ये किसके लिए वफादार रहेंगे? ये राजा के लिए वफादार रहेंगे। और ये जो कृषक है सारे के सारे, ये लार्ड के लिए। अगर ये लार्ड के लिए है तो लार्ड अगर ये कहेगा कि तुम राजा के लिए काम करो, तो ये राजा के लिए भी सारे काम करेंगे। तो ये क्या था? समाज को चलाने का एक पूरा प्रोसेस था, ठीक है। तो यही कहा गया है इसमें कि जो कृषक है अपने खेतों के साथ साथ लार्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लार्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा भी देते थे। इसके साथ साथ लार्ड और कृषक पर व्यापार न्याय, मतलब ये क्या था? दोनों का संबंध दिखाया। जो कृषक होते थे वो क्या करते थे? वो लार्ड के लिए कार्य करते थे, लार्ड के लिए सैनिक कार्य भी करते थे। अगर सेना में जरूरत होती थी वो तब वहां भी जाते थे। उसके बाद खेती भी क्या करते थे? सारे काम करते थे। और लार्ड भी उनके लिए न्याय करता था, उनके लिए न्यायालय रखता था, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था। तो वो सारी चीजें हैं। रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथा और फ्रांस में राजा सालमान के काल में पाई गई थी। क्या कह रहा है कि जो ये प्रथा ना सामंतवाद, ये रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथा और फ्रांस के राजा शारलेमेन के काल में पाई गई थी। तो शारलेमेन का जो टाइमिंग है 742 से 815, ये फ्रांस का एक राजा था शारलेमेन, उसके काल में भी ये प्रथा पाई जाती। तो क्वेश्चन पूछा जाए किसके काल में प्रथा पाई गई है? तो शारलेमेन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, धीरे धीरे सामंतवाद फैलता चला जाता है, और ये सामंतवाद फ्रांस और इंग्लैंड में कैसे फैला वो देख लीजिए। गोल, ये एनसीईआरटी ऐसी है, चीजों को कभी इधर से शुरू हो जाती है, कभी इधर से। तो आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से ही पढ़ना है कि सबसे पहले जो है सामंतवाद कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, किस वर्ड से लिया गया, क्या सामंतवाद होता है, किसका आपस में संबंध होता है, कहाँ पे ये फैला है? फ्रांस और इंग्लैंड में। गौल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, ये जो गोल है अभी मैंने ऊपर दिखाया था मैप में, यहाँ पे एक प्रांत था, ये रोमन साम्राज्य के अंडर में आता था, और रोमन साम्राज्य का तो पतन हो गया था। तो क्या हुआ इसमें? इसके पास बहुत सारी नदियां, वन, कृषि उपक्षेत्र, ये बहुत सारे मैदान थे इस प्रांत में, ठीक है, इस प्रांत के अंदर। तो जर्मन की जनजाति थी फ्रैंक, जर्मन में एक जनजाति थी फ्रैंक, उसने क्या किया था? गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया था, फ्रैंक नाम से फ्रांस नाम रख दिया। तो पूछा जाए फ्रांस नाम किसके नाम पर पड़ा? जनजाति थी फ्रैंक, उसी के नाम पर फ्रांस नाम पड़ा है, ठीक है। 6वीं शताब्दी से यह प्रदेश फ्रांसीस और फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे। मतलब ये क्या कह रहा है
कि जो पोप है राजा सालमान के समर्थन, मतलब कुल मिला के मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि एक क्या था, एक प्रांत था, वो फ्रांस कब बना, वो जर्मनी की जाति जनजाति फ्रैंक ने, उसने वहां पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद क्या किया, उसका नाम क्या दे दिया, फ्रांस रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो अपने तरीके से वहां पे शासन करने लगे, चर्च की इन सब की मान्यता उन्होंने ले ली और उसको मानने लगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक सालमेन के समर्थन प्राप्त, ठीक है, एक संकरे जलमार्ग के पास इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीप थे, फ्रांस एक प्रांत नॉर्मंडी राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। ये कहते हैं कि फ्रांस को एक बार एक राजकुमार था, उसने इसको जीत लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी आपको माइंड में रखना है। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास कैसे स्टार्ट होता है, देखिए 481 में क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। उसके बाद क्लोविस और फ्रैंको ने उत्तरी गोल पर विजय अभियान शुरू किया। उसके बाद 496 में, कभी कभी ये पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं इसलिए थोड़े से आपको याद होने चाहिए। 481, 486, 492 ये डेट है, थोड़ी सी आपको माइंड में होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। 714, 751 ये सारे क्या एक पॉइंट है। क्लोविस फ्रैंक के लोगों का राजा बना। क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गोल पर विजय अभियान, आपसे पूछा जा सकता है क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा कब बना, क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गोल पर विजय अभियान कब शुरू किया, क्लोविस और फ्रैंक लोक धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने, कब बने, चार्ल्स मार्लेट राजमहल का मेयर बना। ये सारी चीजें आपको डेट वाइज थोड़ी सी याद रखनी है। मार्टल का पुत्र पोपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अध्यस्त करके, मतलब अगर आपका पेपर का लेवल देखना है, आप यूपीएससी का दे रहे हैं, आप मेंस का दे रहे हैं, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी के लिए पढ़ रहे हैं, केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं, उस चीज का भी ध्यान देना होता है। ओके, तो उसी हिसाब के आपसे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। अगर आप नॉर्मल है उसमें एनसीईआरटी के कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है इसकी मेन पॉइंट्स। अगर डीप एनसीईआरटी आती है तो आपको बिल्कुल डीप ही इस टॉपिक को पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स को। तो यही है, पोप लियो तृतीय ने सालमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज कब पहनाया, नॉर्वे के वाइकिंग लोगों पर हमले कब हुए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। अब चलते हैं, हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अब तक जो भी पढ़ा है उसको 1 मिनट में आप समझिए हमने क्या पढ़ा है। बिल्कुल कंफ्यूज, मैंने आपको ये कहा एक बार एनसीईआरटी नहीं समझ आती, आपको 2 बार जरूर पढ़ना होता है, 2 से 3 बार जरूर आपको पढ़नी होती है एनसीईआरटी। तो टॉपिक नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 11th की एनसीईआरटी का 6 टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम क्या है, 3 वर्ग मतलब 3 पार्ट है सोसाइटी के। ठीक है, पहला सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, हम जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो 9वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप को पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है और जर्मन मूल के जो लोग होते हैं वो इटली, स्पेन, फ्रांस इन पर अटैक करने लग जाते हैं, अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक कोई शक्ति थी नहीं, आपस में एक दूसरे को संभालने के लिए एक दूसरे पर युद्ध करने पर लगे होते थे, तो उन सब के लिए अच्छे संसाधन की, अच्छी भूमि की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो उसको संभालने के लिए, भूमि की ज़रूरत होने के लिए अपने एक परंपरा को, अपने रीति रिवाजों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। उसमें लाड़ है, कृषक, अभिजात वर्ग है, मतलब एक तरह से सिस्टम बना दिया, एक रीति रिवाज बना दिए गए थे। ठीक है, ईसाई पहले नंबर पे पादरी वर्ग आता था, दूसरे नंबर भूमि धारक या अभिजात वर्ग जिनको सामंत भी बोला गया, और तीसरे नंबर पर कृषक आते थे। पादरी आपको पता ही है, जो चर्च होते हैं उसमें जो संभालने वाले, चर्च को जैसे मंदिर में बोलते पुजारी है, ऐसे यहाँ पे क्या होते थे, पादरी होते हैं, भूमि धारक, और उसके बाद कृषक वर्ग आता है। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि जो इतिहास है सामंतवाद के बारे में जो सबसे पहले पढ़ा है वो मार्क ब्लॉक ने पढ़ा है, जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, और जिनका टाइमिंग कितना था, 1886 से 1944 तक था। इसने क्या बताया, इसने बताया कि इतिहास क्या है, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय से आगे भी इतिहास है, और उसके बारे में इसने बताया, जिसमें इसने सामंतवाद को ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सामंतवाद का परिचय। जो सामंतवाद है वो इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद का शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि और राजनीतिक संबंधों को दर्शाने के लिए, मतलब सामंतवाद मैंने अभी आपको बताया था कि राजा और राजा के बाद लाड़ या सामंत होते थे और उसके बाद कृषक होते थे। तो पूरी राजनीति को, पूरे साम्राज्य के एक संबंध को दिखाया गया है सामंतवाद में। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो सामंतवाद है फ्यूड से बना है, और फ्यूड जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इनका आपस में कृषक का और जो लाड़ का आपस में जो संबंध है उसी को दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम,
फ्रांस और इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक जो फ्रांस और इंग्लैंड कैसे बना और कैसे सामंतवाद आया वो दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे गोल प्रांत था रोमन साम्राज्य में, और जर्मनी की एक जाति थी फ्रैंक, उसने यहाँ पे अटैक किया और गोल साम्राज्य पर अपना अधिकार, गोल प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद क्या होता है, उसका नाम फ्रांस रख दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है 3 वर्ग। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं, अब वो 3 पार्ट ये बता रहे हैं। कौन से 3 पार्ट? पहला पादरी वर्ग है, दूसरा अभिजात वर्ग मतलब या फिर आपको बोल सकते हैं रिच मतलब मिडिल क्लास या कुछ भी बोल सकते हैं, और तीसरा है आपका कृषक वर्ग या फिर मजदूर वर्ग भी आता है। तो एक बिशप है, बिशप क्या होते हैं? बिशप क्या होते हैं? इन्हीं के जो अध्यक्ष, चर्च में जो अध्यक्ष पद पर रहते हैं, पोप, बिशप, पादरी, इन्हीं को ही कहा गया है। ठीक है, तो एक बिशप ने क्या कहा है कि मतलब जो भगवान है ना, वो किसी को बराबर नहीं भेजता, पहले से ही वो तय करके रखता है। तो कोई क्या कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है तो वो पादरी वर्ग में आ रहा है, कोई लड़ रहा है तो अभिजात सामंत वर्ग में या क्षत्रिय वर्ग जो होता है उसमें आ रहा, शेष अन्य कार्य करे वो कृषक या मजदूर वर्ग में आ रहे हैं। तो इसने खुद एक पार्टों को डिवाइड करके बताया है। ऐसे ही इसमें भी एक यही बताया गया कि आबेस विज्ञान के एक आबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा है। भाई ये व्यक्ति का नाम है आबेस हिल्डेगार्ड। इसने क्या कहा है कि कौन चरवाहा, मतलब इसने भी यही कहा कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशु, गायें, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। ये कह रहा है कि कोई भी चरवाहा ना अपने सारे जो भी पशु होंगे ना वो उसको एक अस्तबल में नहीं रखेगा। गायें अलग रहेंगी, घोड़े अलग रहेंगे, भैंसे अलग रहेंगी। ऐसे ही भगवान ने भी पादरी को अलग जगह दी है और मध्यम वर्ग के लोगों को अलग जगह दी है, कृषक को अलग जगह दी है। तो यही एक समाज को डिवाइड करने की बातें बता रहे हैं। कौन? आपके हिल्डेगर्ग, और दूसरा जो बिशप है वो भी यही बता रहा है समाज को हमने डिवाइड नहीं किया है, समाज ऑलरेडी भगवान ने ही डिवाइड करके भेजा हुआ है, तो इसलिए समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। तो पहला वर्ग रहता है पादरी वर्ग। अब दूसरा वर्ग जो मेन हम पढ़ रहे हैं इसमें वो है अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग। देखिए, पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में और दूसरे वर्ग को रखा है किसमें? अभिजात वर्ग में। ठीक है, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। मतलब ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये सेकंड नंबर पे है बट इनका बहुत ज्यादा रोल है, ये फर्स्ट नंबर से भी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं कहीं। तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो इनको सेकंड नंबर पे रखा है, तो पूछा जाए कौन सा वर्ग बताया गया है, मतलब सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ग आता है? अभिजात वर्ग आता है या पादरी वर्ग या कृषक वर्ग? तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पे पादरी दिया गया है तो सेकंड पे अभिजात दिया गया है। ठीक है, और जो अभिजात वर्ग है ना, ये कहाँ से आया, किस परंपरा से आया, किस वर्ड से निकल के आया? तो ये वेस्लेज नामक एक प्रथा से विकास हुआ था, उसी से हमारा जो निकलता है अभिजात वर्ग निकलता है, वेस्लेज प्रथा। तो वेस्लेज याद रखना आपको, वेस्लेज प्रथा का संबंध किससे है? अभिजात वर्ग से। प्रथा का, वर्ड का नहीं, एक प्रथा होती है कि राजा का कैसे कैसे संबंध दिखाया जाता है, कैसा राजा का जनता के साथ या जनता का लाड़ के साथ संबंध, ऐसे ही नॉर्मल संबंध को वेस्लेज प्रथा कहा गया है। और उस वेस्लेज प्रथा से ही ये आपका अभिजात वो वर्ड निकला है, अभिजात मतलब चीजें आई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, सीनियर या सेन्योर, शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी में सेन्योर, मान लेते हैं। वे आपस में वचनबद्ध होते हैं। सेन्योर, लार्ड, लार्ड एक इसमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो राजा, जो भूस्वामी होते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जो मैं बार आपको बता चुकी होती हूँ, तो बार बार वही पॉइंट आ रहे हैं, जिसके पास जमीन जायदाद होगी वो राजा को ही अपना सीनियर या अपना मेन स्वामी इसी को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि राजा ने उनको ये जमीन दी है, ये जायदाद दी है। तो ठीक है, जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो अंग्रेजी भाषा के सीनियर वर्ड से मतलब अपना सीनियर मानते हैं, उसको सेन्योर मानते हैं। तो एक तरह से सीनियोर या लार्ड वर्ड आपके लिए आ जाए ना, कि लार्ड किसको कहा गया है? अभिजात वर्ग को। सेन्योर किसको कहा गया? अभिजात वर्ग को। लार्ड का मतलब क्या होता है? लार्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ है रोटी देने वाला। ठीक है, लार्ड या सेन्योर, बहुत सारे वर्ड आए हैं अभी तक। फ्यूड आया है, फ्यूड का मतलब होता है जो भूमि का टुकड़ा होता है। ठीक है, बस वो जर्मन भाषा का। दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सेन्योर या लार्ड। सेन्योर या लार्ड का मतलब क्या दिया गया है? रोटी देने वाला, मालिक।
किसको? जनता को, कृषकों को, मजदूरों को रोटी दे रहा है। उसको इसके उसी वर्ड से निकला है आपका क्या? अभिजात वर्ग या सेन्योर या लार्ड वर्ड। ठीक है, सेन्योर आए, लार्ड आए, मेनर आए, या फिर अभिजात आए या सामंताद आए, ये सारे के सारे एक ही वर्ड को डेफिनेट कर रहे हैं, मतलब एक ही वर्ड को दिखा रहे हैं। किसको? जिसके पास भूमि है काफी सारी, बस उसी को दर्शा रहे हैं बार बार। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये आप एनसीईआरटी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए करती है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल तरीके से नहीं दी होती। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? दास की रक्षा करने वाला, मतलब लाड़ जो होते हैं, रोटी देने वाला, मतलब दास की रक्षा करने वाला, और बदले में उसके प्रति निष्ठावान रहना होता है। किसको? कृषकों को, मजदूरों को, सबको। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाज और शपथ या विनियम शामिल होते हैं। चर्च में बाइबल की शपथ लेकर ली जाता है, एक समारोह होता है इन लार्ड का और आम जनता का, मतलब दासों का एक समारोह होता है। उस समारोह में क्या होता है? इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा उसे लिखित अधिकार पत्र या छड़ी के रूप में दी गया, या एक केवल मिट्टी का डला दिया जाता है। देखिए, ये कहते हैं कि समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, दास होता है और एक लाड़ होता है जो रोटी देने वाला होता है। लाड़ जो अपनी जमीन है दास को दे देगा कि तुझे इस पे खेती करनी है। खेती करनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो क्या करता है? उस भूमि के, मतलब भाई हम कोई सिंबल दे देते हैं। अब मैं आपको, आपने कोई डिग्री ले ली है या आपके पास कोई जमीन जायदाद है, आपको कागज पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या देता है लाड़? उसको भूमि के प्रतीक के रूप में या तो एक लिखित अधिकार पत्र, या एक छड़ी स्टफ, या फिर केवल एक मिट्टी का डला। भाई एक ये डला है मिट्टी का, लो ये तू पकड़ और ये जमीन तेरी है और इस पे खेती कर जो भी मर्जी करना है, तेरा परिवार सब अपना मतलब जो भी है पेट पालेंगे, और उसके बाद जो भी सारा आएगा खर्चा पानी निकाल के, बाकी जो बचेगा वो हमारा होगा। तो कुल मिला के क्या होता है कि पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में कि जो भूमि धारक है या फिर जो लाड़ है वो अपने दास को क्या देते थे? तो या तो एक लिखित पत्र हो सकता है, स्टेटमेंट 3-4 भी आ सकती है। एक लिखित पत्र, एक छड़ी देती है, एक डला दिया जाता है, या फिर एक कुछ भी आपको ताज दिया जाता है, या फिर एक कुछ, मतलब कुछ भी ऐसी चीज दे सकते हैं जो आपको लिख सकते हैं जिसमें नहीं है, और आपको नहीं का ऑप्शन कौन सा नहीं है ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है कि लिखित भी हो सकता है, कुछ एक छड़ी भी हो सकती है, एक मिट्टी का डला भी हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, वह अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रित रखता था। ये तो चीजें हैं, बार बार वही चीजें हो रही है। भाई जमीन उसकी है तो लार्ड की है, तो पूरा नियंत्रण तो उसी का ही होता था। सैन्य अक्षमता बढ़ा सकता था, जो सामंती सेना फ्यूडल लीव्स कहलाती थी। क्या होता है कि वो अपनी सेना को बढ़ा सकता था, ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को वहां रख सकता था, अपनी सेना बना सकता था, और वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे। कौन? अभिजात लोग या फिर लार्ड। ठीक है, तो लार्ड, लार्ड सामंत को ही बोला गया है, सैन्य और लार्ड या फिर रोटी देने वाला। ये अपनी मुद्रा को प्रचलित कर सकते थे, मैंने अभी बताया था आपको, इनका अपना न्यायालय था, अपनी मुद्रा को प्रचलित कर सकते थे, कुछ भी ऐसा इनका काफी, जो जमीन पर इनका पूरा अधिकार होता था। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे और क्षेत्रों के स्वामी होते थे, जिससे उनका घर, निजी खेत, जोत, चरगाह, आसामी कृषक घर सभी जो है उनके होते थे, अपने खुद के पर्सनल बहुत सारी चीजें उनकी होती थी। उनका जो घर था मेनर कहलाता था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनर क्या था? उनके घरों को, उनको भवनों को मेनर कहा जाता था, और मेनर उनको भी कहा जाता था, लार्ड को भी। लार्ड के लिए भी कई बार मेनर वर्ड यूज किया जाता है। और मेनर क्या होता है? मेन उनकी जागीर होती थी, उनके घर को मेनर कहा जाता, उनकी प्रॉपर्टी को मेनर कहा जाता। एक लार्ड की जो जागीर थी उसको मेनर भी कहा जा सकता था, भाई उसके पास इतना मेनर है। उसके बाद उसके जो राजमहल है मेनर भवन कहे जाते थे। ठीक है, उनके घरों को मेनर कहा जाता था। और अगर मेनर वर्ड पूछा जाए तो लार्ड के लिए भी मेनर वर्ड यूज होता था। ठीक है, तो मेनर जो वर्ड है ये है यहाँ पे किसके लिए? उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में वो कार्य भी करते थे, और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम उनको करना पड़ता था। ठीक है, मेनर की जागीर, मेनर क्या? लार्ड, उनकी जागीरों को मेनर कहा गया। ठीक है, लार्ड को भी मेनर कहा गया। तो उनकी जागीर के बारे में पूछा गया। लार्ड को अपना मेनर भवन होता था। ठीक है, उनका अपना एक मेनर भवन होता था, मेन भवन, याद रखना मेन भवन किनके होते थे? लार्ड के होते थे। तो मेनर वर्ड उन्हीं के लिए यूज किया गया है।
उसके बाद कुछ लाड़ अनेक गांव के मालिक होते थे। कुछ लाड़ होते थे जो बहुत ही गांव के मालिक होते थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन और किसी बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। कहते हैं जिनकी जो जागीर है उनको क्या बोला गया, मेनर, या उनको मेनर की जागीर बोला गया है। तो मेनर की जागीर में किसी में 50 से 60 घर भी हो सकते थे और किसी में दर्जन भर 12-14 घर भी भाई ये तेरे अंडर में आएंगे, और किसी में 50 से 60 परिवार भी होते थे। आपको पता है उस वक्त तो बड़े बड़े परिवार होते थे, बहुत बहुत लोग, एक एक परिवार पूरा पूरा 2-2 3-3 परिवार पूरा गांव बसा देते थे। तो इनके 50-50 60-60 परिवार भी इनके अंडर में आते थे। प्रतिदिन की जो उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर में मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार बढ़ाई लाड़ औजारों की देखभाल और हथियारों का मरम्मत कराते थे। तो ये स्त्रियां भी काम करा करती थी, क्या करती थी, काटती बुनती थी। बच्चे भी मदिरा संपीड़न मतलब शराब वगैरह बनाया करते थे। तो ये सारी चीजें इनके अंडर में रहने वाले जो परिवार होते थे वो क्या करते थे। ठीक है, उनके पास ये वहाँ एरिया दिखाया गया है भी, कैसे कैसे वो रहते थे, कैसे कैसे मतलब चीजें बनी हुई थी, कैसे खेती होती थी, कैसे सड़कें थी, कैसे चारागाह होते थे। ये सारी चीजें उसमें डिवाइड करके बताई गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बड़े बड़े दुर्ग पर भी बनाए गए थे। दुर्ग तो आपको पता है, ठीक है, किले दुर्ग जो बनाए जाते हैं, जैसे जितना एरिया उनके अंडर में आता था वो बड़े बड़े दुर्गों से मतलब उसको ढक दिया जाता था। कोई बाहर अंदर आने के लिए उन दुर्गों से ही होकर गुजरना पड़ता था। वो सारी चीजें हैं। नाइट, एक वर्ड और सुनने को मिलेगा आपको, नाइट। नाइट के परिवार का निवास स्थान, मतलब अभी क्या है, नाइट भी आएगा। नाइट क्या होते थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभिजात पढ़ रहे हैं, लाड पढ़ रहे हैं, मेनर पढ़ रहे हैं, सेन्योर पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक नया वर्ड आएगा नाइट। तो ये नाइट क्या है, तो इसको पढ़ेंगे हम। नाइट क्या होता है कि जो नाइट है, मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होते थे, मतलब लाड़ ना कभी आत्मनिर्भर नहीं होते थे। उन्हें जो भी नमक चक्की पाट धातु बर्तन सब उनको बाहर से उनके आते थे। उनके खाना पीना उनकी ऐसो आराम की चीजें सब बाहर से आती थी। बस इसमें इतना बताया गया। अब नाइट क्या होते हैं, नाइट जस्ट मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कृषक है, मजदूर है, वो तो क्या करते थे, अपनी खेती में भी लगे रहते थे। तो पूरा ध्यान अपना एक मतलब उस पर नहीं लगाते थे, सैनिक वाली चीजों पे भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी उनको। तो धीरे धीरे युद्ध होने लगे और जरूरत पड़ने लगी एक ऐसी सेना की जो कुशल हो, ठीक है, और जिसके पास क्या हो, काफी कुछ मतलब ट्रेनिंग हो, वो युद्ध की प्रैक्टिस कर रखी हो, उसने अच्छी खासी चीजें चलानी आती हो। तो वो क्या होता है, वो नाइट ये हो, एक नया जो वर्ग बनाया गया, नाइट को बनाया गया। ठीक है, तो नाइट 9वीं सदी में क्या है, यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे और जो कृषक है वो प्राप्त नहीं होते थे, कुशल थी, मतलब सेना अच्छी नहीं होती थी उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए एक नया वर्ग बनाया गया, सैनिक, एक तरह से सैनिक होते थे। नया वर्ग बनाया गया जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला गया है नाइट। वे लार्ड और उसके सब मतलब क्या होते थे, लार्ड से काफी, अभी लार्ड था और इसके बाद कृषक थे, यहाँ पे राजा था। ठीक है, अब इस लार्ड और कृषक के स्थान पर एक और आगे नाइट। ठीक है, इन नाइट का और लार्ड का भी काफी काफी अच्छा संबंध होता था, क्योंकि ये प्रॉपर क्या उसके लिए निष्ठावान होते थे, सैनिक होते थे, उसी लार्ड के लिए कार्य करते थे। और अब इन किसानों के पास तो जमीन थी, तो लार्डों ने इनको भी एक जमीन दी, भाई तुम इस पे क्या करना, तुम इसकी ये तुम्हें तुम्हारे भरण पोषण के लिए है। ठीक है, और इसका पर अपना जब भी अपना खर्चा निकालते रहना, जब भी आपकी जरूरत हो युद्ध के लिए तुरंत तैयार हो जाइए। और ये जो नाइट होते थे ना, नाइट यहाँ पे नाइट है, जैसे बहुत सारे सैनिक होते थे, ये अपने लार्ड के लिए वफादार होते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ये दूसरे जो अन्य लार्ड होते थे या अन्य सामंत होते उनके साथ भी जा सकते थे, बट मेन जो वफादार होते थे ये अपने लार्ड के लिए ही होते थे। तो यही सारी चीज इनको बताई गई है इस पैराग्राफ में, कि लार्ड को नाइट को भूमि का एक भाग जिसे फीप कहा गया, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, फीप कहा गया। हम मेडिवल में भी पढ़ते हैं ना, जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था सैनिक को, अब एक जागीर दे दी जाती थी। तो वो क्या करते थे, उसी पे अपना इकता, जिसको व्यवस्था बोला गया, इकता व्यवस्था। तो ऐसे ही ये फीप है। नाइट को मतलब सेना रखी गई कुशल सैनिक बनाने के लिए। भाई कृषकों के पास तो टाइम नहीं होता, वो बिजी रहते हैं और इतनी ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होती। तो एक नाइट एक पार्ट वर्ग बनाया गया, एक अलग से पार्ट बनाया गया और उसको जमीन का टुकड़ा दे गया। उस जमीन को क्या कहते हैं, फीप कहा गया, जो नाइट को दिया जाता था। ठीक है, फीप, तो ये वर्ड याद रखना, फीप क्या था, एक जमीन का टुकड़ा जो नाइट को दिया जाता था। और 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक भी फैली हो सकती थी। नाइट उसके साथ अपने परिवार का भरण पोषण करना, जो भी कार्य वो सारे किया करता था। तो यही मेन चीज है इसमें नाइट वाली चीज में। ठीक है, उसके बाद नाइटों के बारे में क्या ये क्या कह रहे हैं कि जो नाइट थे वो काफी मतलब अच्छा युद्ध करते थे, काफी कुशल थे, उनके बारे में काफी बातें बताई गई है।
और उनके बारे में बहुत सारे जो वीरता की कहानी, नाइट्स जो सैनिक होंगे तो उनकी वीरता की कहानी तो ऑब्वियसली होगी। नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाई जाती थी और ऐतिहासिक में उनकी बहुत सारी कल्पना की गई है। घुमक्कड़ जो चारण होते थे उन्होंने इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है। देखो, पहले दूसरा वर्ग पढ़ाया गया है और उसके बाद प्रथम वर्ग आया है। ऐसे ही है, टॉपिक में मैंने नहीं पढ़ाया। टॉपिक में पहले अभिजात वर्ग को दिखाया गया है क्योंकि मेन पार्ट था उसका। उसके बाद जो आता है वो प्रथम वर्ग आता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको, कुछ कुछ पॉइंट्स। 3 वर्ग को जैसे हम पढ़ रहे थे तो आपको पता ही है 3 वर्ग कौन से थे और इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। ऑबेस हिलगर्ड ने कहा कि भगवान किसी को खुद बराबर नहीं भेजता। जैसे एक चरवाहा अपने सभी अलग अलग पशुओं को एक साथ नहीं रख सकता, एक अस्तबल में नहीं रख सकता, ऐसे ही भगवान भी किसी को पादरी तो किसी को प्रार्थना करने के लिए भेजता, किसी को लड़ने के लिए भेजता। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अभिजात वर्ग क्या होता है? ये वेस्लेस प्रथा से स्टार्ट हुआ है। वेस्लेस प्रथा की कुछ कुछ कॉपी है। जैसे वेस्लेस प्रथा होती है कि राजा का जनता के साथ या जनता का अभिजात वर्ग के साथ संबंध होना, एक वेस्लेस प्रथा के अंदर आता है। फ्रांस की वेस्लेस प्रथा थी। ऐसे ही एक वर्ग है अभिजात वर्ग और उसका भी कुछ ऐसा ही सीन है। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड है, आपसे पूछा जाए कि स्वामी, सीनियर शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सेन्योर शब्द से लिया गया। सेन्योर या लार्ड। सीनियर क्या होता है भाई? कोई किसी को अपना सीनियर मानना, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, तो सीनियर वर्ड या सेन्योर वर्ड का अर्थ होता है लार्ड और लार्ड से निकला है रोटी देने वाला और रोटी देने वाले को लार्ड कहा गया और बाकी जो आते हैं उसके दास कहे जाते हैं। दास को वो जमीन देता है और जमीन के बदले क्या, लिखित भी हो सकता है, एक छड़ी भी हो सकती है और क्या होता है उसको एक भूमि का टुकड़ा भी दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? उसका पूरा नियंत्रण होता है उस एरिया पे। जो लार्ड को जो एरिया मिला है उसका पूरा नियंत्रण होता है। तो ये जस्ट दिखाया गया है एक लार्ड को कि कैसे कैसे मतलब ये अपनी लाइफ को गुजारते थे। ये लार्ड है, इसकी एक ये रानी जो भी है, लाडली है, लार्ड की लाडली वो है, उसके साथ है। ठीक है, मेनर जो एक तरह से क्या होते थे, ये अपना न्यायालय भी लगा सकते थे। जो लार्ड होते थे अपना न्यायालय भी लगा सकते थे, पैसे भी जाहिर कर सकते थे। एक तरह से हम कहते हैं ना कि वो अपने अपने सिक्के भी जाहिर कर सकता था, अपना न्यायालय भी अलग होता था। तो ऐसे ही इनका भी एक अलग से, पूरे राज्य की अलग से लाइफ जीते थे ये। ठीक है, इनके निजी खेत होते, इनके घरों को मेनर कहा गया था, इनको भवनों को मेनर भवन कहा गया था, इनकी जागीर को मेनर जागीर कहा जाता था। तो वो चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं। जो उन पर काम करने वाले जो मजदूर होते थे वो क्या क्या करते थे, वो सारे काम बताए गए। बढ़ई लाड़ मतलब औजार का काम करते थे, मरम्मत का काम करता, मदिरा निकालना, पशु चराना, वो सारे काम किनके, जो इनकी खेती प्रकार ये क्या करते थे। ठीक है, हाँ ये दिखाया गया 13वीं सदी में इंग्लैंड में मेनर की एक जागीर को दिखाया गया है। ये क्या कह रहा है कि जो मेनर थे ना उनकी एक जागीर, मेनर मतलब लाड़, लाड़ की जागीर, जागीर दिखाई गई। कहाँ कहाँ उनकी बेकार भूमि थी, कितनी उनकी बंजर भूमि थी, कहाँ जंगल थे, कहाँ पे उनके क्या थे, सार्वजनिक स्थान थे। की पूरी भूमि को दर्शाया गया, कैसे वो सड़कें बनी हुई थी, क्या चारागाह होते थे, पतझड़ में बीज बोना, ये सारे मेनर्स भवन होते थे इनके। गिरजाघर है, तालाब है, सरिता, दलदल, बेकार भूमि, भवन, ये सब दिखाए गए हैं इसमें। ये सारी चीजें क्या थी, एक मेनर की या एक लार्ड की कितनी भूमि कैसे कैसे दी जाती थी उनको। नाइट आपको बता ही दिया, नाइट क्या होती थी, नाइट एक सेना होती थी जो अपनी मतलब ट्रेनिंग करते रहते, खेती तो करते ही थे साथ साथ में और अपनी कुशल ट्रेनिंग भी करते रहते थे। खेतों में जाकर पुतलों के साथ फाइटिंग करना, ये सब चीजें उनके साथ करते रहते थे। ठीक है, यही नाइट को जो फीप है वो दिया जाता, फीप मतलब जमीन का टुकड़ा दिया जाता था और उसी पर आप, और नाइट होते थे जो अपने लाड के लिए वफादार होते थे, बट सबके लिए भी काम कर सकते थे, पर मेन वफादार अपने लाड के लिए होते थे। अब आता है प्रथम वर्ग, पादरी वर्ग। ठीक है, जो इसका प्रथम वर्ग रहेगा वो पादरी वर्ग रहेगा। इसको अभी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी क्लासेस हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट करते हैं फिर इसका। अभी आप इसको 2 बार ध्यान से पढ़िए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं और हम पढ़ेंगे प्रथम वर्ग या पादरी वर्ग। ओके, बाय बाय।